अंधकार का राजा C11 द डार्क किंग अध्याय 11 जो कि झोपड़ियों में वापस इस अध्याय का संपादन श्री मार्टिन के ने किया है। तारांकन 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 फर्नांडो गाड़ी चला रहा था। वे उस कबाड़ के किले पर नहीं रुके जिसे डूडियन ने पहले देखा था। इसके बजाय वे सीधे आवासीय क्षेत्र में चले गए। हालांकि व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्र को अलग करने वाली दीवार के पास गाड़ी रुक गई। डूडियन को खुद उतरकर वापस जाना पड़ा। क्या मैं भी एक कचरा बीनने वाला बनने में असफल हो जाऊंगा? डूडियन को कुछ संदेह था इसलिए उसने सीधे ही पूछ लिया। फर्नांडो वापस गाड़ी में कूद गया और अधीरता से बोला, हमारे पास आपके नतीजे आ चुके हैं, इसलिए दोबारा जांच करवाने का कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ और दिन इंतजार करना चाहिए, कोई आकर रिपोर्ट दे देगा। उसने चाबुक झटकाया और काली गाड़ी तेजी से चली गई। डूडियन ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, मुड़ा और जुड़ा दंपति के घर की ओर सड़क पर चल पड़ा। सौभाग्य से वह पहले एक बार एवरिल के घर की गाड़ी का पीछा करते हुए वापस आ चुका था, इसलिए उसे रास्ता पता था, वरना वह भटक जाता। जब वह 108 लिंकन स्ट्रीट जूरा और ग्रे के घर का पता लौटा तब तक वह बहुत थक चुका था। उसकी सांसें फूल रही थीं, शरीर पसीने से भीगा हुआ था और पैरों में दर्द था। हालांकि जूरा दंपति का घर दीवार से ज्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 7-8 मील की दूरी पर था, लेकिन लंबे समय तक ठंड में रहने के कारण उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। इस समय उसकी शारीरिक शक्ति एक आम बच्चे से भी बहुत कम थी। जूरा खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी उसने डूडियन को गली के कोने से मुड़ते हुए देखा। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और वह जल्दी से बाहर चली गई। उसके पीछे ग्रे भी गया। तुम्हें विदा करने कोई क्यों नहीं आया? तुम अकेले वापस क्यों आए? ग्रे ने डूडियन की असामान्य रूप से थकी हुई हालत देखी, इसलिए उसने तुरंत डूडियन के थके और कमजोर छोटे शरीर को उठाया और जल्दी से घर लौट आया। दरवाजा बंद करने के बाद जूरा ने डूडियन को साफ करने के लिए एक सूती तौलिया ढूंढा और चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या उन्हें तुम पसंद नहीं आए? उनकी प्रतिक्रिया देखकर डूडियन समझ गया कि जूरा और ग्रे दोनों को पता था कि उसे लॉ स्कूल से निकाल दिया गया था। क्या तुम्हें पता था? एक अधिकारी ने आकर हमें बताया कि आपको गार्ड में भर्ती होने की योग्यता मिल गई है। ग्रे का चेहरा लाल हो गया और उसने संदेह से पूछा, क्या आप परीक्षा में फेल हो गए? डूडियन जानता था कि शिकारी और सफाईकर्मी की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए, इसलिए उसने कहा, मैं पास हो गया। कुछ दिनों बाद कोई रिपोर्ट करने आएगा, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। क्या मैं इसे मना कर सकता हूँ? अगर उसे चुनने का मौका मिले तो वह पहले कानून की पढ़ाई करना चाहेगा। उसे वर्तमान दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वह इस विशाल दीवार के बाहर जाने से पहले और भी बहुत कुछ सीखना चाहता है। ग्रे को राहत मिली। वह हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसे पद के लिए कितने लोग तरसते हैं? अरे वाह, तुम मना करना चाहते हो? अगर तुम गार्ड बन जाओगे तो तुम्हें जीवन भर खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसमें अच्छी तनख्वाह मिलती है और तो और कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। जूरा ने डूडियन की ओर स्नेह से देखा और कहा, क्या तुम अभी कानून की पढ़ाई करना चाहते हो? डूडियन ने गंभीरता से सिर हिलाया। जूरा मुस्कुराई और बोली, अगर तुम वहां प्रशिक्षण लेने जाओगी तो तुम्हें कानून की भी शिक्षा मिलेगी। तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ कानून तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि चिकित्सा, भूविज्ञान, सिलाई आदि विषयों में भी होगी। यह एक व्यापक शिक्षा संस्थान है। स्कूल। डूडियन असमंजस में था। बहुत से लोग कॉलेज और स्कूल के बीच अंतर नहीं बता पाते। संक्षेप में, कॉलेज एक विशिष्ट संस्थान होता है, जैसे कि लॉ स्कूल, सिलाई कॉलेज, जबकि स्कूल कई कॉलेजों का समूह होता है और इसमें व्यापक स्तर पर शिक्षा दी जाती है। चिंता मत करो, गार्ड में शामिल होते ही तुम्हें कानून की जानकारी मिल जाएगी। ग्रे ने डूडियन के कंधे पर थपथपाया। उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी और उसने डूडियन को प्रोत्साहित करते हुए कहा, मैंने सुना है कि एलिमिनेशन के लिए एक ट्रेनिंग कैंप होगा, इसलिए बस कैंप पर ध्यान दो। आंटी, डूडियन ने जूरा से बात करने का मौका पाकर कहा, मुझे कुछ जेब खर्च उधार चाहिए। एज बाय फ्यूचर एज जूरा एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर मुस्कुराई और बोली, तुम्हें कितना चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगी। उधार लेने और चुकाने की बात कभी मत करना, हम एक परिवार हैं। डूडियन ने एक तर्कसंगत जवाब तैयार कर रखा था, मैं कुछ खाना खरीदना चाहता हूं और वापस जुगी बस्ती में जाकर मिशान अनाथालय के बच्चों से मिलना चाहता हूं। मैंने पहले से ही आपसे पैसे उधार लेने, अनाथालय जाने और फिर वापस आने की योजना बना रखी थी। जूरा मुस्कुराई और बोली, ठीक है। उसने अपने बटुए से हरे नोटों का एक गट्ठा निकाला और उन्हें गिना। उसने डूडियन को 100 सिक्कों के बराबर नोट दिए। 10 वर्ष पूर्व मुद्रण तकनीक के आविष्कार के बाद सिल्वा बैंक के प्रबंधन के तहत बड़ी मात्रा में नोट जारी किए गए। कुछ ही वर्षों में उन्होंने सिक्कों का स्थान ले लिया और आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों के विभिन्न घरों में प्रचलन में आ गए। धीरे धीरे सभी लोग लेन देन के लिए कागजी नोटों का उपयोग करने के आदी हो गए। फिर भी भुगतान कागजी नोटों में होने के बावजूद लोग राशि को सिक्के कहकर ही संबोधित करते थे। धन्यवाद। डूडियन ने तुरंत नोट निकाले और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। ग्रे ने ये सब देखा और कुछ नहीं कहा। उसने जूरा को रात का खाना तैयार करने को कहा। अगली सुबह डूडियन सुबह जल्दी उठा, नहा धोकर नाश्ता किया और घर से निकल गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसे लेने के लिए लोग कब आएंगे, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि उसे कुछ दिनों तक लॉ स्कूल नहीं जाना है। सल्फर। डूडियन को बारूद की सामग्री धुंधली धुंधली सी याद थी। एक त्योहार के दौरान उसकी बहन ने उसे घर पर पटाखे बनाना सिखाया था। उसे बारूद में इतनी दिलचस्पी नहीं थी कि सल्फर के अलावा उसे सटीक सूत्र याद नहीं था। डूडियन सीधे गंधक खरीदने नहीं गया। उसने एक घोड़ागाड़ी किराए पर ली और झुग्गी झोपड़ियों में गया। झोपड़पट्टी में डूडियन सीधे मिशान अनाथालय की ओर चल पड़ा। अनाथालय से आगे बढ़कर वह 4 और गलियां पार करके सुनसान गलियों में पहुंच गया। रास्ते में उसे मल की दुर्गंध आई और कीड़ों के सड़े हुए शव दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद वह एक विशाल कूड़े के ढेर पर पहुंच गया। सिल्वा परिवार का कूड़ा कचरा डंप झुग्गी झोपड़ियों में स्थित था। यहाँ किसी के लिए भी कोई मूल्यवान चीज नहीं थी, इसलिए गरीब लोग भी इस कूड़े के ढेर से दूर रहते थे, क्योंकि यहाँ फेंकी गई सभी चीजें बहुत पहले ही सड़ चुकी थी। दूर खड़े डूडियन को भी मल और मूत्र की मिली-जुली दुर्गंध आ रही थी। सिल्वा जगत की मल मूत्र त्यागने की समस्या का समाधान यहीं पर हो गया था। वहाँ 7-8 कूड़े के ढेर विशाल पहाड़ों की तरह खड़े थे। उसे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने चारों ओर देखकर यह सुनिश्चित किया कि आसपास कोई नहीं है। वह कूड़े से भरे एक इलाके के पास पहुंचा। डूडियन ने कूड़े का एक बड़ा टुकड़ा वहां से हटाया। बाद में वह नीचे झुका, एक कपड़ा निकाला और एक छोटे से काले छेद के आसपास सफाई करने लगा। वह छेद इतना बड़ा था कि उसका छोटा और पतला शरीर उसमें समा सकता था। उनका इस स्थान पर आना कोई संयोग नहीं था। अंधकार का राजा C12 द डार्क किंग अध्याय 12 सुपर कंप्यूटर में श्री मार्टिन के को 12वें अध्याय का संपादन करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। तारांकन 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 डूडियन ने अपना कोट उतार दिया। अगले ही पल उसे जमीन पर थोड़ी सूखी जगह मिली। उसने नंगे हाथों से रेंगते हुए गुफा में प्रवेश किया। सौभाग्य से इन कचरे के ढेरों में स्टील या कांच नहीं था। आखिर स्टील तो पुनर्चक्रण योग्य है, इसलिए कोई भी गरीब इसे फेंकने की फिजूलखर्ची नहीं करेगा। जहां तक कांच की बात है, गरीब लोग उसे खरीद नहीं सकते। तेज गंध से डूडियन का दम घुट रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे उल्टी आने वाली थी। वह बीच बीच में गीली और मुलायम चीजों को छूता रहता था। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके मन में कई ख्याल आ रहे थे, जैसे गोबर का ढेर या चूहे का सड़ा हुआ शरीर। गरीब से गरीब भी ऐसी जगह से दूर रहना चाहेगा। डूडियन ने दांत भींचे 7-8 मीटर तक रेंगता रहा और आखिरकार एक ठोस वस्तु को छू लिया। यह उसका जमाव भंडारण उपकरण था। उसने खोल के किनारे को छुआ। जल्द ही उसे एक बटन मिला और उसने उसे दबा दिया। उंगलियों के निशान सत्यापित किए जा रहे हैं। अंधेरे में यांत्रिक ध्वनि गूंजी। क्लिक। फ्रोजन स्टोरेज खुल गया। स्टोरेज का दरवाजा थोड़ा ऊपर की ओर उठा, जिससे कचरा बाहर की ओर आ गया। लेकिन और भी कचरा स्टोरेज रूम में गिर गया, जिससे अंदर की लगभग सारी खाली जगह भर गई। डूडियन ने दरवाजे की ओर देखा, जहां एक लाल रंग की आकृति मौजूद थी। यही वह वर्ष था। इसी से उन्हें पता चला कि उन्हें 300 वर्षों में होश आया है। उसके लिए यह समझना कि पूरे 3 शताब्दियां बीत चुकी हैं। इसका दूसरा कारण यह है कि शीत भंडारण की ऊर्जा नली केवल पूरे 300 वर्षों तक ही ऊर्जा की आपूर्ति कर सकती थी। यही उसकी सीमा थी। डूडियन ने अंदर की ओर हाथ बढ़ाया और जल्द ही एक उभरे हुए बटन को छू लिया। क्लिक की आवाज फिर से गूंजी। हथेली के आकार की एक अंतर्निर्मित स्क्रीन खुल गई। आंखों को स्कैन करते हुए पहले जैसी यांत्रिक ध्वनि फिर से सुनाई दी, तभी हथेली के आकार की स्क्रीन से एक किरण डूडियन की आंखों पर पड़ी।
सत्यापन पास मशीनी आवाज गूंजी। स्क्रीन पर एक त्रिआयामी होलोग्राम दिखाई दिया। 2 विकल्प थे, शुरू करें और बाहर निकलें। जूलियन ने कहा, शुरू करो। जब पहली आपदा आई तब वह सिर्फ जम ही नहीं गया था। इसके अलावा उसके भंडार में एक सुपर कंप्यूटर भी था। यह कहा जा सकता है कि उसका सुपर कंप्यूटर प्राचीन सभ्यता का सार था। इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक इतिहास से संबंधित जानकारी संग्रहित थी। ये सूचनात्मक सामग्री है और इन्हें ज्यादा मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी सुपर कंप्यूटर में हर देश के सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से संबंधित जानकारी शामिल थी, जिसके लिए कम से कम दसियों हजार गीगाबाइट भंडारण की आवश्यकता होती। डॉडियन को अपने पिता के अंतिम शब्द याद आए। याद रखना, तुम्हें मानव सभ्यता का पुनर्निर्माण करना होगा। स्पष्ट रूप से ये जमा हुआ भंडारण कैप्सूल आपदा से बचने के लिए बनाया गया था, लेकिन उनके पिता ने आपदा के बाद मानवता के अस्तित्व को भी ध्यान में रखा था। वैश्विक परमाणु बम विस्फोट ने मानव सभ्यता को विनाशकारी आघात पहुंचाया। इस सुपर कंप्यूटर में प्राचीन काल का सारा ज्ञान समाहित था। स्वाभाविक रूप से बारूद और आग्नेयास्त्रों के निर्माण के बुनियादी सिद्धांत भी आंकड़ों में शामिल होते हैं। दुनिया में बिजली नहीं है, लेकिन सौभाग्य से फ्रीजर में बची हुई ऊर्जा सुपर कंप्यूटर चलाने के लिए पर्याप्त है। भले ही शरीर को अब जमाया नहीं जा सकता, कम से कम ये कोल्ड स्टोरेज के बुनियादी संचालन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। कुछ महीनों तक अध्ययन करने के लिए काफी था। डुडियन को सटीक बिजली वोल्टेज का पता नहीं था, लेकिन उनका अनुमान था कि सुपर कंप्यूटर की ऊर्जा खपत एक लैपटॉप से कम थी। एज बाय पर फ्यूचर एज, हालांकि डुडियन के पास यहाँ रुकने का ज्यादा समय नहीं था। बार-बार यहाँ आकर निगरानी करने का भी समय नहीं था, क्योंकि इससे जुड़ा दंपति को शक हो सकता था। बारूद बनाना, जनरेटर बनाना सीखने और भाप इंजन युक्त उपकरणों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय है। ठंडे भंडारण कक्ष के किनारे लेटे हुए डुडियन ने तुरंत अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसने मल और सड़े हुए जानवरों की दुर्गंध को सहन किया। धीरे-धीरे उसका शरीर अनुकूल होता चला गया। उसका ध्यान सुपर कंप्यूटर द्वारा प्रदर्शित सामग्री पर केंद्रित था। सल्फर का अपघटन, बिजली ने भाप इंजनों में सुधार किया। इस छोटी और अंधेरी कूड़ेदान जैसी गुफा में डुडियन पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अनजाने में ही डुडियन पढ़ाई में पूरी तरह से लीन नहीं था। समय के प्रति उसकी समझ बहुत कठोर थी। शाम ढलते ही उसने अपनी थकी हुई आंखों को मलते हुए सुपर कंप्यूटर की पढ़ाई बंद कर दी। पूरे दिन कुछ न खाने पीने के कारण उसे पेट में जलन महसूस हो रही थी। मुझे पता है कि मैं अगली बार यहाँ कब आऊंगा। अगर भूकंप आता है और कैप्सूल बाहर आ जाता है तो शायद कोई उसे देख ले और खोदकर निकाल ले। डुडियन ने फैसला किया कि सुपर कंप्यूटर को यहाँ रखना बहुत खतरनाक होगा। पहले उन्होंने मिशन अनाथालय को शामिल नहीं किया था, क्योंकि अनाथालय में बच्चों द्वारा इस बात का खुलासा होने की बहुत अधिक संभावना थी। लेकिन अब हालात अलग थे। वह रिहायशी इलाकों में रहता है, जहाँ निवासियों के लिए धातु का एक छोटा सा टुकड़ा कोई मायने नहीं रखता। यहाँ तक कि कबाड़ बीनने वालों के प्रशिक्षण शिविर में भी इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। क्रैक, डुडियन ने ढक्कन खोला। उसने अपने छोटे नाखून से चिप के आकार के छोटे सुपर कंप्यूटर को बाहर निकाला। ऊर्जा ट्यूब कैप्सूल के सर्किट से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे अलग करना बहुत मुश्किल होगा। डुडियन ने इस छोटी सी चिप को देखा और आह भरी। हजारों वर्षों का मानव इतिहास और तकनीकी आविष्कार इस छोटी सी वस्तु में समाहित हैं। अगर इस दुनिया के शासकों को इस चिप का महत्व पता चल गया तो वह नहीं जानता कि हालात कितने बिगड़ जाएंगे। डंकन ने चिप को सावधानीपूर्वक रख दिया। उसने गोदाम का दरवाजा बंद कर दिया और उम्मीद की कि वह इसे फिर कभी देखेगा। वह सतह की ओर रेंगने लगा। कूड़े के ढेर से निकलते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह नरक से निकलकर स्वर्ग में आ गया हो। अंदर की हवा की तुलना में जहां हर जगह मलमूत्र फैला हुआ था, बाहर निकलने के बाद उसे बहुत ताजगी महसूस हुई। उसने गहरी सांसें ली और चारों ओर देखा। उसने पाया कि आसपास कोई नहीं था और कोट अभी भी जमीन पर पड़ा था। उसने कोट उठाया और जल्दी से उस जगह से निकल गया। कचरे के ढेर से कुछ ही दूरी पर लगातार बारिश के कारण पानी इकट्ठा होकर एक छोटी झील बन गई थी। डुडियन ने विकिरण को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने अपना कोट उतारा और अपनी बांह और छाती साफ करने लगा। जब तक उसे स्थिर बिजली मिलती रहेगी, वह सुपर कंप्यूटर से निकलने वाले विकिरण को कम करने के तरीके खोज लेगा। इससे पहले उन्हें सुपर कंप्यूटर में थोड़ी सी जानकारी मिली थी। उसमें विकिरण को शुद्ध करने की विधि का दस्तावेजीकरण था, लेकिन समय सीमित होने के कारण उन्होंने उसे नहीं पढ़ा। आखिरकार अब जानने के बाद भी उसका कोई फायदा नहीं। कुछ ही देर में उसका शरीर थोड़ा साफ हो गया। चिपचिपी चीजें साफ हो चुकी थी, खासकर उसका बायां हाथ जो मल से सना हुआ था। उसे बार-बार मतली हो रही थी। डुडियन जानता था कि उसके बालों और शरीर से अभी भी तेज दुर्गंध आ रही है। उसे घर जाकर अच्छी तरह नहाना जरूरी था, क्योंकि अगर वह बारिश के पानी का इस्तेमाल करता रहा तो बीमार पड़ जाएगा। अंधकार का राजा सी13 द डार्क किंग अध्याय 13 सभाजदियन मोहल्ले में वापस गया। उसने दीवार के पास 5 तांबे के सिक्के खर्च करके एक गाड़ी बुलाई ताकि वह सीधे लिंकान गली जा सके। आज बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसके पास गंधक और सॉल्ट पीटर खरीदने का समय नहीं था। इसके अलावा कुछ दिनों बाद उसे कबाड़ इकट्ठा करने के प्रशिक्षण शिविर में जाना था। संगठन द्वारा रखी गई गोपनीयता के कारण शिविर में लाई गई हर चीज की बारीकी से जांच की जाती थी, इसलिए उसने उन सामग्रियों को खरीदने से परहेज किया। हालांकि इस दुनिया में लोग सल्फर का उपयोग केवल रंगों और कीटनाशकों के लिए ही जानते थे, फिर भी ये कम जोखिम वाले खतरनाक पदार्थों की श्रेणी में आता था। जुड़ा दंपति बेसब्री से डुडियन के लौटने का इंतजार कर रहे थे और उसके लौटते ही उन्हें काफी राहत मिली। डुडियन के शरीर से आ रही तेज गंध के कारण ग्रे ने भौहें चढ़ा लीं और उसे दूरी बनाते हुए पूछा, तुम्हारे शरीर से ये गंदी बदबू कैसी आ रही है? डुडियन को खांसी आई और उसने कहा, झोपड़पट्टियों की वही जानी पहचानी बदबू। जूरा ने अपनी नाक पकड़ी और कहा, तुम्हें नहाना चाहिए। एक पल रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाती हूँ, और रसोई की ओर चली गई। डुडियन बाथरूम में गया। उसने सुपर कंप्यूटर को फर्श और दीवार के कोने में एक दरार में छिपा दिया। थोड़ी देर में जूरा गर्म पानी लेकर आई और बोली, आपको ठीक से नहाना होगा। क्या मैं आपकी मदद करूं? नहीं, डुडियन ने तुरंत इनकार कर दिया। ठीक है, धीरे-धीरे हाथ धो लो और अच्छे से साफ कर लो। जूरा ने पानी जमीन पर रखा और जाने के लिए मुड़ गई। डुडियन ने पानी के छोटे से बेसिन को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे पुराने जमाने की बारिशों की याद आ रही थी। दुर्भाग्य से इस दुनिया में पानी की विकिरण भी फिल्टर नहीं हो पाती थी। कम से कम रिहायशी इलाके में तो यही हाल था, जिसकी वजह से वह जल्द से जल्द व्यावसायिक इलाके में जाना चाहता था। 3 दिन बाद एक विशाल रथ जुरा दंपति के घर की ओर तेजी से बढ़ा। रथ को 2 मीटर ऊंचे उत्कृष्ट कवच से ढके मजबूत काले घोड़े द्वारा खींचा जा रहा था। गाड़ी से एक युवक नीचे कूद गया। उसने घर का नंबर देखा और दरवाजा खटखटाया। जूरा दंपति और डुडियन नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने खिड़की से घोड़ागाड़ी देखी और अचानक उन्हें समझ आ गया कि मेहमान क्यों आए हैं। जूरा ने तुरंत दरवाजा खोला और गर्मजोशी से कहा, अंदर आइए। मुलायम बालों वाले युवक ने देखा कि वह अपने उद्देश्य को जानती प्रतीत होती है। फिर भी उसने पहचान पत्र दिखाया, जो एक पदक था जिस पर 2 तलवारें बनी थी, जो गार्ड की पहचान दर्शाती थी। वह कमरे में नहीं गया और बोला, नहीं, मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास समय कम है। मुझे आपके बच्चे को सैन्य प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक क्षेत्र में ले जाना है। आपको सूचना मिल गई होगी, इसलिए कृपया जल्दी करें क्योंकि मुझे जल्दी है। जूरा को नहीं लगा था कि वह इतना चिंतित और व्यस्त होगा। अधिकारी, बच्चा कितने समय तक सैन्य प्रशिक्षण में रहेगा? उन्होंने कहा, प्रशिक्षण अवधि 3 वर्ष की है। इन 3 वर्षों के दौरान वह केवल छुट्टियों में ही घर आ सकेगा। लेकिन मेरा सुझाव है कि यदि वह 3 वर्ष की अवधि में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है तो उसे ऐसा करने से बचना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जूरा का चेहरा बदल गया। इतना मुश्किल? अगर वह इसे पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा? आप निश्चिंत रहिए, अगर उसे पद से हटा भी दिया जाता है तो उसे कोई छोटा मोटा पद ही दिया जाएगा। युवक ने उदासीन स्वर में कहा। ग्रे ने उनकी बातचीत सुनी और उसे राहत मिली। उसने मुड़कर देखा तो डुडियन धीरे-धीरे खाना खा रहा था। वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और बोला, क्या तुम खाना बनाना शुरू करोगे? अधिकारी को ज्यादा देर इंतजार मत करवाओ, जल्दी करो। डुडियन ने आंख भरी। उसे खाने के दौरान बीच में टोकना बिल्कुल पसंद नहीं था। ग्रे की आंखों में देखते हुए वह बस अपने रोल नीचे रखकर ताली बजाकर अपने कमरे में लौट गया। उसने पहले ही बदलने के 2 सेट तय कर लिए थे और लिनन के बैग ले लिए थे। बेशक सबसे जरूरी चीज उसकी वर्दी थी जो उसे पहले ही मिल चुकी थी। डुडियन अपना बैग दरवाजे तक लेकर आया। उसने युवक की ओर देखा और कहा, चलो चलते हैं। जूरा ने चिंता से पूछा, क्या तुमने सब कुछ ले लिया है? कपड़े, जूते, सब कुछ बैग में है। डुडियन ने हाथ हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, वहां जाते समय सावधान रहना। दूसरे बच्चों से झगड़ा मत करना, जूरा ने आगे कहा।
जूलियन का दिल पिघल गया। हालांकि पिछली बार जब उन्होंने उसे एवरिल के घर में शादी कराने की कोशिश की थी तो उनके प्रति उसका दिल ठंडा पड़ गया था। लेकिन जुरा को इतना सच्चा और अपने बेटे की तरह उसकी देखभाल करते देख उसके पुराने ठंडे भाव बदल गए। आखिर उसे गोद लिया गया था। उसने उनके द्वारा उसके लिए किए गए हर काम के लिए आभार व्यक्त किया। मैं करूंगा, उसने जवाब दिया। तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा, काली मौत का मौसम आ रहा है और तापमान बहुत बढ़ जाएगा। घर में खूब हवा आने जाने दो, नहीं तो तुम्हें बीमारियां लग जाएंगी। जूरा एक संवेदनशील और भावुक इंसान थी। उसे नहीं पता था कि डुरियन से दोबारा मिलने में कितना समय लगेगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चलो चलते हैं। युवक गाड़ी की ओर मुड़ा। उसने डुरियन को उसका बैग गाड़ी पर रखने में मदद की। डुरियन गाड़ी में चढ़ गया और जूरा और ग्रे को देखने लगा। उसने हाथ हिलाया। उसके दिल में थोड़ी सी निराशा झलक रही थी, लेकिन जल्द ही ये भावना उसके दिल की गहराई में दब गई। उसने अपने बैग को हथेली से कसकर पकड़ लिया। ठंडी आंखों से उसने भविष्य की ओर देखा। उसका कोमल हृदय अब ठंडा और कठोर हो गया था। गाड़ी तेजी से व्यापारिक क्षेत्र में प्रवेश कर गई। दर्जनों गलियां पार करने के बाद धीरे धीरे एक सुनसान गली में मुड़ गई। आगे बढ़ते बढ़ते वह एक विशाल दीवार के सामने आकर रुक गई। लोहे का विशाल द्वार खुला हुआ था और गाड़ी अंदर चली गई। प्रत्येक द्वार के दोनों ओर एक विशाल तलवार की नक्काशी थी। तलवारों के ऊपर दो शब्द खुदे हुए थे, वफादारी और संरक्षक। हट जाओ, युवक ने डुरियन से कहा। डुरियन गाड़ी से कूदकर बाहर निकला और चुपचाप आसपास के वातावरण को देखने लगा। मेरे साथ आओ, युवक ने उसकी ओर देखा। घोड़े की लगाम छोड़ दी। उसे इस बात का डर नहीं था कि गाड़ी अपने आप भाग जाएगी। वे एक छोटे से दरवाजे की ओर चल पड़े। वहां से गुजरने के बाद उनकी नजर में एक विशाल स्कूल का मैदान दिखाई दिया। मैदान के चारों ओर स्कूल की इमारतें थीं। वे मैदान पार करके एक दूर स्थित इमारत की ओर बढ़े। जब वे हॉल से गुजर रहे थे तभी उन्हें एक धीमी सी रोने की आवाज सुनाई दी। डुरियन के साथ आए युवक ने भौहें चढ़ाईं। उसने लकड़ी का दरवाजा खोला। अंदर डुरियन की ही उम्र के 7-8 बच्चे थे। इस समय एक छोटी बच्ची घुटनों को पकड़े जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके पास कुछ लड़के शर्मिंदा चेहरों के साथ खड़े थे जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। युवक ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या हुआ? लड़कों में से एक युवक को देखकर चौंक गया। मिन्नी ने कहा कि उसे घर की याद आ रही है। युवक ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या वह है? वह सामने खड़ी छोटी बच्ची के पास गया और आदेश दिया, मैं तुम्हें 2 सेकंड का समय दे रहा हूं। रोना बंद करो और खड़ी हो जाओ। उस नन्ही बच्ची ने उसके कठोर शब्द सुने, मानो डर के मारे धीरे से खड़ी हो गई। वह कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंधकार का राजा C14 द डार्क किंग अध्याय 14 अभिविन्यास। हालांकि मैं तुम्हारा प्रशिक्षक नहीं हूं, पर मुझे किसी को अपने सामने रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। युवक ने ठंडे स्वर में कहा, छात्रावास में अपने कमरे में जाओ। वहां तुम बिना किसी प्रयास के जी भरकर रो सकते हो। बच्चे डर के मारे पीले पड़ गए, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मिन्नी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने कपड़े कसकर पकड़ लिए। उसने अपने आंसू रोकने के लिए अपना सिर झुका लिया। युवक ने बच्चों पर एक और नजर डाली। वह इतना आलसी था कि कुछ भी डांटने की जहमत नहीं उठाई। वह काउंटर के पास आया, एक दराज खोला और अंदर से चाबियों का गुच्छा निकाला। मेरे साथ आओ, उसने कहा और हॉल से बाहर निकल गया। डुरियन तुरंत उस युवक के पीछे चल पड़ा ताकि उसका साथ दे सके। बाकी बच्चों ने भी अपने बैग जमीन से उठाए और उस युवक और डुरियन के पीछे पीछे चलने लगे। जंगल के रास्ते पर चलते हुए भीड़ एक जर्जर छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी के पास पहुंची। युवक ने दरवाजा खोला और कहा, यही वह जगह है। एक खाली बिस्तर चुन लो और तैयार हो जाओ क्योंकि कल सुबह से विशेष प्रशिक्षण शुरू होगा। इतना कहकर युवक ने चाबियां डुरियन की ओर फेंकी और तुरंत चला गया। डरियन ने अपने हाथ में 3 चाबियां पकड़ रखी थीं। उसने लकड़ी की झोपड़ी को देखा और थोड़ा भौहें से कुड़ी। ये झोपड़ी शायद जानबूझकर उनके लिए बनाई गई थी। इसकी तुलना आसपास की भव्य और अनोखी इमारतों से नहीं की जा सकती थी। झुग्गी झोपड़ियों के मानकों के हिसाब से भी ये रहने के लिए अपेक्षाकृत घटिया मकान था। क्या वे हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे? डुरियन जानता था कि विशेष प्रशिक्षण कल से शुरू नहीं होने वाला था। यह उस पल से शुरू हुआ जब वे लकड़ी के शेड में पहुंचे। लकड़ी की बैरक के अंदर 3 कमरे थे। तीनों कमरे एक जैसे थे। हर कमरे में 4 पलंग, चटाई और तख्तों पर कुछ गहरे धब्बे थे। उसने जल्दी से सभी पलंगों की जांच की और एक अपेक्षाकृत साफ लकड़ी का पलंग चुन लिया। उसने अपना बैग पलंग पर रखा और बाकी लोगों के पलंग चुनने का इंतजार करने लगा ताकि वह पलंग साफ करने के लिए झाड़ू के पत्ते या बड़ी घास ला सके। इसी समय बाकी बच्चे लकड़ी के शेड में घुस आए। वे ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। लड़कों के लिए भी बैरक के अंदर रहना असहनीय था। मिन्नी रोने के लिए नीचे बैठ गई। ये बच्चे आवासीय क्षेत्रों में पले बड़े हैं और उन्होंने इस तरह का कठोर वातावरण नहीं देखा है। समय बर्बाद करने के बजाय डुरियन ने बाकी 2 चाबियां बच्चों को दे दी। वह बाहर जाकर सूखी झाड़ियां इकट्ठा करने लगा। बाद में वह बिस्तर पोंछने के लिए लौटा। अगर उसे पहले से पता होता कि ऐसा होने वाला है तो उसने सोचा कि उसे बिस्तर पर बिछाने के लिए गद्दा ले आना चाहिए था। बाकी बच्चे डुरियन को सफाई में व्यस्त देख रहे थे। खुद पर तरस खाना छोड़कर वे बिस्तर चुनने लगे। एक बच्चे ने दांत पीसते हुए बाकी बच्चों से कहा, अभी थोड़ा सब्र कर लो, आगे सब ठीक हो जाएगा। हताश लोगों को हमेशा हौसला बनाए रखने के लिए आशा की जरूरत होती है। समय बीतने के साथ साथ उन्होंने स्थिति से समझौता करना शुरू कर दिया और मौजूदा परिस्थितियों के अनुकूल ढलने लगे। एक बड़ा लड़का डुरियन के कमरे में गया। वह डुरियन के बारे में थोड़ा उत्सुक लग रहा था। मेरा नाम मेसन है, आपका नाम क्या है? डुरियन। लगता है तुम्हें गंदगी से डर नहीं लगता, बच्चे ने सीधे सीधे कहा। दरअसल क्यारी के ऊपर काई जैसी चीजें हैं, डुरियन ने कहा। यह क्या है? मेसन ने पूछा। ये कुछ भी नहीं है। मैकोन अपना सिर खुजाते हुए समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। उसने पलंग के तख्ते पर फफूंद के कुछ धब्बे देखे। उसे डुरियन का पिछला तरीका याद आया। वह तुरंत कमरे से बाहर जाकर कुछ हरी घास लाने लगा ताकि पलंग को साफ कर सके, लेकिन पलंग पर लगी फफूंद बहुत ज्यादा थी। उसने कितना भी रगड़ने की कोशिश की, धब्बे फिर भी गहरे रंग के ही बने रहे। डुरियन ने उसकी ओर देखा और कहा, हमें इन्हें धूप में सुखाना होगा। मैकोन एक पल के लिए चौंक गया और बोला, हम क्यारी के तख्तों को बाहर धूप में सुखा सकते हैं ताकि वे सड़े नहीं। उसने दूसरे बच्चों को आवाज दी। उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। मेसन ने डुरियन की ओर देखा, क्या तुम अपना बिस्तर सुखाना नहीं चाहते? मैं इसे अकेले नहीं हिला सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेसन ने तुरंत कहा। अपने स्वभाव के कारण डुरियन ने सीधे मदद नहीं मांगी। फिर भी उसने जवाब दिया, धन्यवाद। मेसन की मदद से वे पलंग को लकड़ी के शेड के बाहर ले गए। कुछ ही देर बाद पुलिस अधिकारी की वर्दी पहने एक और युवक बच्चों के एक समूह को लेकर वहां पहुंचा। अधिकारी ने खुले स्थान पर रखे बिस्तरों को देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। पिछले अधिकारी की तरह उसने भी लापरवाही से कुछ कमरे खोल दिए ताकि बच्चे अपनी पसंद का बिस्तर चुन सकें और चाबी वहीं छोड़ दी। बच्चों ने उत्सुकता से डुरियन, मेसन और अन्य लोगों को देखा और फिर एक एक करके अपने अपने कमरों की ओर देखने लगे। क्या बच्चों के लिए घर तैयार हैं? दाशा खिड़की के पास आई। उसने पतले सफेद रेशमी दस्ताने पहने हुए थे और उसके हाथ में एक धातु की नली थी। अगर डुरियन यहाँ होता तो वह देखते ही पहचान जाता कि यह एक पुराने जमाने की दूरबीन है। उसने नली को अपनी आंखों के स्तर तक उठाया और लकड़ी के शेड के बाहर की स्थिति देखने लगी। सब कुछ आपके निर्देशों के अनुसार है। आवास का वातावरण अपरिवर्तित है। हम जल्द ही गर्म पानी की आपूर्ति बंद कर देंगे। टोबू ने आदरपूर्वक कहा, मुझे विश्वास है कि वे जल्द ही दर्द और कठिनाई के अनुकूल हो जाएंगे। इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि हम 100 से अधिक सफाई कर्मी तैयार करेंगे। दाशा ने हल्के से सिर हिलाया। अचानक उसने बच्चों के एक समूह को लकड़ी के शेड से पलंग उठाकर खुले मैदान में ले जाते देखा। वह एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई क्योंकि उसने उनसे ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी। थोड़ी देर बाद उसने दूरबीन एक तरफ रख दी और बोली, इन बच्चों को अच्छी तरह अनुशासित करना होगा। आने जाने वाले बच्चों की संख्या हर साल घट रही है। कूड़ा बीनने वालों की संख्या स्थिर बनाए रखने के लिए हमें शिक्षण विधियों और रणनीतियों में सुधार करना होगा। इसके अलावा यह मत भूलिए कि अगर उनकी मानसिक स्थिति ठीक न हो तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। टोबू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। शाम को बच्चों ने एक दूसरे की मदद करते हुए बिस्तरों को वापस उनके कमरों में ले जाने का काम किया। मेसन ने अपने बैग से एक चादर निकाली और उसे गद्दे पर बिछा दिया। कुछ बच्चे उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। उसने भी हंसते हुए अपनी दूरदर्शिता पर गर्व करते हुए आराम से लेट गया। डुरियन ने अपने कपड़े बदले और लेट गया। उसने सुपर चिप से प्राप्त ज्ञान की समीक्षा करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अनजाने में ही वह सो गया। अगली सुबह 5 बजे बाहर से आ रही कर्कश और अजीब आवाजों से उसकी नींद खुल गई।
डुडियन और अन्य बच्चे उठकर उस अजीब आवाज के स्रोत की ओर देखने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने 1 मीटर ऊंचा, टेढ़ी गर्दन वाला पक्षी जैसा प्राणी देखा। वह इतनी तीखी आवाज निकाल रहा था कि मानो उनके कान के पर्दे फट रहे हों। अंधकार का राजा C15 द डार्क किंग अध्याय 15 जब तक तुम जीवित रहो। शुरू में तो वह जगह रहने के लिए असहनीय थी, इसलिए बच्चे नए वातावरण में ढल नहीं पाए थे। उन्हें अभी तक ठीक से नींद भी नहीं आई थी। ऐसे में इस तरह की कान फाड़ देने वाली आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिमाग में बहुत सारी सुइयां चुभ रही हों। एक-एक करके वे कमरे से बाहर निकले। आसमान अभी भी अंधेरा था और रात का तापमान ठंडा था। उनमें से ज्यादातर बच्चे पजामा पहने बाहर आने के कारण कांप रहे थे। इस समय उस विचित्र पक्षी ने 3 बार और आवाज लगाई और फिर चुप हो गया। कुछ बच्चे वापस सोना चाहते थे, लेकिन व्यर्थ। मैं तुम्हें मेरे सामने खड़े होने के लिए तैयार होने के लिए 3 मिनट का समय दे रहा हूं। 2 मीटर लंबे, भूरे बालों वाले, हटे-कट्टे व्यक्ति ने जोर से चिल्लाकर कहा। कई बच्चे पहले तो भ्रमित हो गए थे, लेकिन उन्हें विशेष प्रशिक्षण के बारे में याद है। डुडियन की जैविक घड़ी गड़बड़ा गई थी। उसे सिरदर्द होना लाज़मी था। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया, कोट पहनने के लिए कमरे की ओर मुड़ा, लेकिन फिर रुक गया। दरवाजे के पास ठंडा पानी रखा था, जिससे उसने अपना चेहरा धोया और फिर लकड़ी के शेड से निकलकर उस हटे-कट्टे आदमी की ओर बढ़ा। केवल 2.5 मिनट ही बीते थे। कुछ बच्चों ने नहाने की बजाय बाहर जाने के लिए कपड़े पहन लिए। वे शिक्षक पर अच्छा प्रभाव डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द तैयार होने की पूरी कोशिश की। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो 3 मिनट में भी कपड़े नहीं बदल पाए थे, खासकर लड़कियां, जिनके पास कपड़ों से भरा भारी बैग था और वे सोच रही थी कि आज क्या पहने ताकि अच्छी लगें। प्रशिक्षक ने किसी को कोई आग्रह नहीं किया, बल्कि चुपचाप इंतजार किया। समय बीतता गया। लगभग 5 मिनट बाद सभी लोग प्रशिक्षक के पास आ गए थे। चूंकि आज पहला दिन है, इसलिए मैंने आप सबको जगाने के लिए एक विशेष अलार्म लगाया है। लेकिन कल से मुझे उम्मीद है कि जब मैं यहां आऊंगा तो आप सभी तैयार और सजग मिलेंगे। हाँ, कई साहसी लड़कों ने जोर से जवाब दिया। भूरे बालों वाले आदमी ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, आज आप 5 मिनट देर से आए हैं, इसलिए सभी लोग स्कूल के मैदान में जाकर 5 चक्कर लगाएंगे। कई बच्चों के चेहरे थोड़े बदले हुए थे। उन्होंने स्कूल का विशाल मैदान देखा था। 5 चक्कर तो दूर, एक पूरा चक्कर लगाना भी उन्हें थका देने वाला था। शिक्षक जी, सब लोग क्यों हैं? हम 3 मिनट के भीतर ही आ गए। भले ही देरी की वजह से ही क्यों ना हो। कुछ लोग 2 मिनट के लिए लेट हुए थे, तो फिर 5 मिनट की देरी क्यों? कई लड़के अपने मन की बात कहने से खुद को रोक नहीं पाए। इंस्ट्रक्टर ने उदासीन स्वर में कहा, पहली बात तो यह है कि अगर आप सब 3 मिनट में भी तैयार हो जाएं, तो भी आपको मैदान के 3 चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। दूसरी बात, आप एक समूह हैं, एक सामूहिक इकाई हैं। अगर आप में से कोई एक पीछे छूट जाता है तो बाकी सबको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। शिक्षक जी, मैं संतुष्ट नहीं हूं। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो टालमटोल करेंगे। मैं ऐसे बेतुके विचार का पालन करने से इनकार करता हूं। कुछ लड़के अचानक गुस्से में बोल पड़े। प्रशिक्षक ने अपने होंठ चाटे और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, संतुष्ट नहीं हो, है ना? जवाब का इंतजार किए बिना प्रशिक्षक ने पहले बोलने वाले लड़के के पेट में लात मार दी। लात इतनी जोर से लगी कि बच्चा पीछे की ओर धकेल दिया गया। कुछ अन्य बच्चों से टकराया और दर्द से कराहते हुए गिर पड़ा। क्या तुम सहमत नहीं हो? प्रशिक्षक ने असंतुष्ट लड़के को भी पहले लड़के की तरह ही लात मारी। दुर्भाग्य से वह रुका नहीं, बल्कि 3-4 और लड़कों को लात मारता रहा। जैसे ही उसने उन्हें लात मारना बंद किया, प्रशिक्षक ने मुड़कर बोलना शुरू किया, यहाँ तुम कुछ नहीं पूछते। तुम्हें सिर्फ आदेशों का पालन करना है। जो भी मेरी बात नहीं मानेगा, उसे मैं मारूंगा। मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। यकीन मानो, किसी को परवाह नहीं होगी। उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, पिछले सत्र में मैंने एक को मार डाला था। दुर्भाग्य से तुमने उसे नहीं देखा। कचरे को पालने पोसने में समय और संसाधन बर्बाद करने से बेहतर है कि उसे मार दिया जाए। प्रशिक्षक के मुंह से निकले उन घृणित शब्दों को सुनकर सभी बच्चे डर गए और उनका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ लड़कियों के पैर डर से कांप रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कोई रोने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। प्रशिक्षक ने उन्हें घूरते हुए कहा, अगर 10 मिनट में काम खत्म नहीं हुआ तो नाश्ता नहीं मिलेगा। फिर अचानक मुस्कुराते हुए कहा, यह सामूहिक विचार के अनुरूप नहीं हो सकता। जो लोग काम खत्म नहीं करेंगे, उन्हें खाना नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि किसी एक व्यक्ति की लापरवाही पूरे समूह का स्तर गिरा दे। ये सुनकर कई हटे-कट्टे बच्चों को अचानक राहत महसूस हुई। डुडियन ने आंख भरी, मानो मन ही मन रो रहा हो। उसे पता था कि वह निश्चित रूप से समय पर दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा। कुछ ही देर में प्रशिक्षक उन सभी को दौड़ना शुरू करने के लिए स्कूल के मैदान में ले आया। लेकिन स्कूल का मैदान बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि सबसे तंदुरुस्त बच्चे भी 10 मिनट में दौड़ पूरी नहीं कर पाए। कुछ 1 मिनट, कुछ 2 मिनट और कुछ 4-5 मिनट लेट हो गए। संक्षेप में कहें तो सभी को नाश्ते का मौका नहीं मिला। कुछ दुबली-पतली लड़कियों ने तय समय सीमा से 20 मिनट ज्यादा समय लेकर 5 चक्कर पूरे किए। लेकिन डुडियन के नतीजे ने सबको चौंका दिया। उसने तय समय सीमा से पूरे 30 मिनट ज्यादा समय लेकर दौड़ पूरी की। दूसरे बच्चों ने उसे अविवादित उपनाम दे दिया था। मेसन और डुडियन के साथ एक ही कमरे में रहने वाले 2 अन्य लड़के उसे इस तरह दूर रहने लगे मानो वह उनके लिए बिल्कुल अजनबी हो। हालांकि डुडियन अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन अपने ऊपर टिकी सभी अजनबी निगाहों को देखकर वह शर्म से थोड़ा लाल हो गया। वह जानता था कि 300 वर्षों तक जमे हुए भंडारण कैप्सूल में सोने से उसका शरीर धीरे-धीरे कमजोर हो गया था। ठीक होने में कई महीने लगेंगे। वह पैदल चलने में ही थक गया। 5 चक्कर दौड़ने की तो बात ही छोड़िए। प्रशिक्षक ने डुडियन की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। डुडियन के बोलते ही प्रशिक्षक ने आदेश दिया। इस बार प्रशिक्षक के आदेश को किसी ने भी अनसुना नहीं किया। जल्द ही सभी लोग व्यवस्थित पंक्तियों में खड़े हो गए। पहले मेरा परिचय। मेरा नाम टोबू है। भूरे बालों वाले प्रशिक्षक ने उदासीन स्वर में आगे कहा, अगले 3 साल तक मैं आप लोगों को प्रशिक्षण दूंगा। मेरा एक ही नियम है कि मेरे सभी आदेशों का पालन करना। बेशक मैं ऐसे लोगों को प्रशिक्षण नहीं देना चाहता जो कठपुतली की तरह सिर्फ आदेशों का पालन करते हों। मेरे आदेशों से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आपका स्वागत है। शिक्षक जी, हम यहाँ क्या सीखने आए हैं? सिर्फ अभ्यास। एक लड़के ने चेहरे पर व्याकुलता का भाव लिए तुरंत पूछा। टोबू ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम यहाँ जीवित रहना सीख जाओगे तब तक तुम स्नातक हो सकते हो। जीवित? सभी बच्चे एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गए। डुडियन का दिमाग ठंडा पड़ गया। वह जानता था कि कूड़ा बीने वाले शिविर से स्नातक होना मुश्किल होगा, क्योंकि विशाल दीवार के बाहर की स्थिति एक सामान्य इंसान के लिए बहुत ही असुरक्षित थी। अंधकार का राजा C16 द डार्क किंग अध्याय 16 बेवकूफी भरे सवाल। यहाँ मैं तुम्हें कठिन परिस्थितियों और वातावरण में जीवित रहना सिखाऊंगा। टोबू ने उदासीनता से कहा, आज तुम्हारा पहला दिन है। अगर तुम कुछ सरल प्रश्नों के उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। बच्चों की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। पहला सवाल, टोबू ने शांत भाव से कहा, हम कैसे जीवित रह सकते हैं? वे सभी एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। जिंदा कैसे रहें? उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। बचपन से ही उनके माता-पिता ने उनकी रक्षा की। बाद में सभी ने प्रवेश के दौरान अपने पसंदीदा कॉलेज को चुनने की योजना बनाई। फिर काम करके कमाई करने और अपना जीवन चलाने का फैसला किया। पैसे कमाना? एक लड़की ने तुरंत जवाब देने के लिए हाथ उठाया। दूसरे बच्चे अचानक आह भरते हुए बोले, हाँ बिल्कुल, अगर जीना है तो पैसे कमाना सीखना ही पड़ेगा। इतना सरल जवाब था और उन्होंने एक लड़की को मौके का फायदा उठाकर पहले जवाब देने का मौका दे दिया। टोबू के चेहरे पर अभी उदासीनता और अरुचि का भाव था। उसने बस इतना कहा, गलत काम। एक और लड़के ने हिचकिचाते हुए पूछा। टोबू ने उसकी तरफ देखा और कहा, गलत। वैसे जवाब देने का मौका सभी को सिर्फ एक बार ही मिलता है। सभी बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। इससे न तो कमाई हो रही है और न ही यह काम कर रहा है। शिक्षक, आप तो बस जीते रहते हैं। क्या जीने के लिए कोई परिस्थिति भी है? एक गोरी कोमल लड़की ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। टोबू ने उसकी ओर देखा और कहा, जीने की कोई स्थिति ही नहीं है। ये सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगे। डुडियन ने भी थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। उसके दिमाग में विचारों का प्रवाह हुआ। जवाब पेचीदा नहीं होना चाहिए। असल में जवाब तो आसान होना चाहिए। खाने के लिए? उसने हाथ उठाया। जैसे ही डुडियन के मुंह से ये शब्द निकले, बच्चे अचंभित होकर उसकी ओर मुड़ गए। कुछ ही देर में पुची की आवाजें गूंजने लगीं। सभी बच्चे जोर-जोर से हंस रहे थे। को खाने के? क्या इससे भी ज्यादा बेवकूफी भरा जवाब हो सकता है?
बिल्कुल, टोबू ने उदासीनता से जवाब दिया। बच्चे स्तब्ध और असमंजस में थे। सभी बच्चों के अचंभित चेहरे को देखकर टोबी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इसका सीधा सा जवाब है। मुझे चिंता थी कि कोई भी सही जवाब नहीं देगा और मैं कोई इनाम नहीं दूंगा। आपके विचार में पानी की कमी के अलावा मानव जीवन के लिए सबसे घातक क्या है? सभी बच्चों के चेहरे पर डर का भाव था। कुछ लोग आश्वस्त नहीं थे, लेकिन टोबू के पिछले अत्याचारों के अनुभव के कारण कोई भी सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जूलियन को राहत मिली। अन्य बच्चों की तरह उसने भी सोचा था कि जवाब इतना आसान नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसकी शर्त ने उसे इनाम दिलाया। दूसरा सवाल, टोबू ने आगे कहा, हम खाना कैसे खा सकते हैं? सभी बच्चे असमंजस में थे। ये किस तरह का बेवकूफी भरा सवाल है? पैसे कमाओ, एक आवाज तुरंत गूंजी। ये वही छोटी लड़की थी जिसने पहले प्रश्न का उत्तर दिया था। इस बार भी उसने वही उत्तर देना चुना। पब फ्यूचर के विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन। अन्य बच्चे अचानक पैर पटकना चाहते हैं। धिक्कार है उस पहले मौके को गंवाने पर, और इस लड़की ने उनसे यह मौका छीन लिया। गलत, टोबू ने जवाब दिया। छोटी बच्ची एक पल के लिए हैरान रह गई। बिना खरीदे खाना कैसे खाया जा सकता है? अन्य बच्चे भी चौंक जाते हैं, लेकिन जल्द ही वे इनाम पाने का मौका न गंवाने के लिए जल्दी से हाथ उठाकर जवाब देने लगते हैं। मुझे पता है, यह मेहनत करने से ही संभव है। मुझे पता है, मेरी माँ, चबाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों दांतों का इस्तेमाल करो। आखिरी लड़के ने पिछले जूलियन के विपरीत विचार का सरल उत्तर सोचा और तुरंत ही संकोचपूर्वक कहा। टोबू ने उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे पर उपहास का भाव झलक रहा था। क्या कोई ऐसा भी है जो खाना चबाने के लिए अपने नितंबों का इस्तेमाल करता है? लड़के का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, मानो खून से लथपथ हो गया हो। सब गलत है, बिल्कुल बकवास है, टोबू ने कहा। जूलियन को उम्मीद नहीं थी कि उसे फिर से आखिरी जवाब देना पड़ेगा क्योंकि सभी के जवाब गलत थे। वह सोच में डूबा हुआ था, अपने पिछले विचार के बारे में सोच रहा था। इस तरह के तर्क के अनुसार जीवित रहने का पहला कदम खाना है, तो खाने का पहला कदम है खाना ढूंढो। जूलियन ने एक बार फिर अपना हाथ उठाया। टोबू ने हल्के से उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है। सभी बच्चे एक बार फिर अचंभित रह गए। यह इतना आसान है, पब फ्यूचर विज्ञापन, यह इतना आसान है। ये रहा आखिरी सवाल, टोबू ने उदासीनता से पूछा, खाना कैसे ढूंढें? सभी बच्चे जूलियन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाते। जूलियन ने देखा कि बच्चों की संग की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। उसका दिल हताश हो गया। इस बार उसे सचमुच जवाब नहीं पता था। जब बच्चों ने देखा कि जूलियन चुप है, तो वे सोचने समझने लगे। एक-एक करके सभी ने हाथ उठाकर जवाब देने की कोशिश की। सभी के जवाब एक जैसे थे, खासकर पैसे कमाना कहने वाली छोटी बच्ची का जवाब। तीसरे बच्चे का जवाब भी पैसे कमाना ही था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने सोचने के तरीके से भटकने वाली नहीं है। अंततः सभी जवाब गलत निकले। कुछ देर बाद कई बार पूछे गए सवालों के जवाबों के बाद लगभग किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। टोबू ने चारों ओर देखा और कहा, तो किसी को नहीं पता। जूलियन के पास खड़े कई बच्चे उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने जवाब नहीं दिया था। जूलियन को उनकी निगाहें महसूस हुई और यहाँ तक कि उसे ये भी महसूस हुआ कि टोबू उसे देख रहा है। ऐसा लगता है कि टोबू उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार वह सचमुच नहीं जानता। कोई जवाब नहीं सोच पा रहा क्योंकि बाकी सभी बच्चों ने उसके मन में आने वाले सभी संभावित जवाब दे दिए थे। लगता है जवाब देने वाला कोई नहीं है। टोबू ने देखा कि जूलियन ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने और इंतजार नहीं किया और समझाया, भोजन खोजने का पहला कदम भोजन की पहचान करना सीखना है। आज का पहला पाठ आपको ये सिखाना है कि कौन सा भोजन खाना चाहिए। जूलियन तीनों सवालों का मकसद समझ गया था। कल मेसन से हुई बातचीत से उसका अनुमान पक्का हो गया। किसी को भी कबाड़ बीनने वालों की विशेष ट्रेनिंग के बारे में पता नहीं था। सब यही सोचते थे कि यह सिर्फ एक गार्ड ट्रेनिंग कैंप है। जूलियन को फर्नांडो से हुई पिछली बातचीत से पता था कि कबाड़ बीनने वालों को संसाधनों की तलाश में विशाल दीवार के बाहर जंगल में जाना पड़ता है। बाहर जाते समय उनके खाने पीने के संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए उन्हें विशाल दीवार के बाहर जंगल में जीवित रहना सीखना पड़ता है। खाने को समझना उनकी पहली कक्षा थी। शिक्षक, मेरा इनाम क्या है? टोबा द्वारा अभी तक घोषणा न किए जाने पर जूलियन ने पूछा। टोबू ने उसकी ओर देखा और कहा, हर जवाब के बदले एक नाश्ता मिलेगा। बधाई हो, आपको 2 नाश्ते मिले हैं। आज नाश्ते का समय बीत चुका है, इसलिए आप कल तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ता। जूलियन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अभी तक पता नहीं था, लेकिन विशेष प्रशिक्षण के बाद आधे महीने की छोटी अवधि में ही उसे यह एहसास हो गया कि वे 2 नाश्ते कितने मूल्यवान थे। अब आराम का अंत, स्कूल के मैदान के 10 चक्कर लगाओ। टोबू अचानक चिल्लाया। सभी बच्चे चौंक जाते हैं। ये सब अभी खत्म हुआ है और अब भागना भी पड़ेगा। समय आधा घंटा है, हर 5 मिनट की देरी पर एक चक्कर अतिरिक्त। टोबू ने नियमों को बेपरवाही से घोषित किया। शिक्षक, आह मत करो। कुछ बच्चे रोने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन जल्द ही उन्होंने पूरी गति से दौड़ने के लिए नेतृत्व संभाला क्योंकि टोबू अतिरिक्त चक्करों के बारे में मजाक नहीं कर रहा था। जूलियन का मुंह थोड़ा सिकुड़ गया। ये नियम उसके लिए सरासर बेरहम था, लेकिन उसे हल्का सा अंदाजा था कि टोबू ने यह अभ्यास उनकी सहनशक्ति बढ़ाने के लिए किया होगा। टोबू के तर्क और सोच के अनुसार चूंकि यह जीने का तरीका सीखना है, इसलिए उन्हें शक्ति और बल का अभ्यास नहीं करना चाहिए, बल्कि गति और सहनशक्ति का अभ्यास करना चाहिए। अंधकार का राजा C17 अंधकार का राजा अध्याय 17 उत्तरजीविता प्रशिक्षण। समय कितनी जल्दी बीत जाता है, पलक झपकते ही 3 महीने गुजर गए। इन 3 महीनों के दौरान उन्होंने प्रतिदिन लंबी दूरी की सहनशक्ति का प्रशिक्षण लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्तरजीविता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया। यह एक सामान्य शब्द था। इसमें लंबे समय तक परखे गए तरीकों और रणनीतियों का उल्लेख था। इसे 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था, अर्थात भोजन की खोज और संसाधनों का संग्रह। यह वह बुनियादी क्षमता थी जिसे हर कबाड़ बीनने वाले को हासिल करना होता था। चारा जुटाना को पानी, आश्रय, भोजन तक पहुंच और जीवन निर्वाह में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में विविध प्रकार की सामग्री शामिल है। पहला पाठ्यक्रम जल स्रोत है, जो विभिन्न वातावरणों में जल स्रोतों की खोज पर केंद्रित है। इन वातावरणों को 4 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है: जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और दलदल। जंगल में पानी की तलाश करना अन्य वातावरणों की तुलना में कहीं अधिक आसान है, लेकिन जंगल में कई तरह के जीव छिपे रहते हैं। सर्वाइवल कोर्स में इन खतरों से बचने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। पानी की तलाश करने के अलावा पानी को फिल्टर करने और पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण आदि भी उपलब्ध हैं। स्पष्ट है कि सफाई कर्मियों को न केवल विशाल दीवार के बाहर जीवित रहना पड़ता है, बल्कि उन्हें पानी के नमूनों के विभिन्न भागों को इकट्ठा करके अध्ययन के लिए वापस विशाल दीवार पर लाना भी पड़ता है। सिल्वा की पूरी विशाल दीवार एक ठोस और मजबूत आश्रय थी। भोजन इकट्ठा करने के अलावा संसाधनों का संग्रह भी 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित है। ज्ञान का भंडार अत्यंत विशाल है, अर्थात खनन, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्वेषण। सामान्य परिस्थितियों में इनमें से प्रत्येक एक कॉलेज में विशेषज्ञता प्राप्त एक अलग पाठ्यक्रम है। दूसरे शब्दों में कहें तो कॉलेज में इन पाठ्यक्रमों में से किसी एक को 3 साल तक पढ़ना पड़ता है और तब जाकर स्नातक की उपाधि प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ तो उन्हें सिर्फ 3 साल में ही ये सब कुछ सीखना होता है। टोबी के अनुसार सब कुछ में महारत हासिल करने के बाद ही वे जीवित रह सकते हैं। जूलियन के लिए सबसे कठिन 3 महीने 8 कोर्स नहीं, बल्कि सहनशक्ति प्रशिक्षण और खनन कोर्स का शारीरिक प्रशिक्षण था। फिर भी पिछले 3 महीनों में उनकी प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहले सप्ताह में उन्हें दौड़ के पूरे 5 चक्कर लगाने में 30 मिनट लगते थे। आधे महीने में उन्होंने 5 चक्कर 20 मिनट में लगा लिए। आधे महीने के बाद उनका समय घटकर 15 मिनट हो गया। 2 महीने बाद उसे नाश्ता करने का अधिकार दिया गया, लेकिन फिर भी वह 5 चक्करों की दौड़ के दौरान सबसे आखिर में पहुंचने वाला बच्चा था। बर्फीले भंडार में 300 साल की नींद के दौरान उनकी शारीरिक क्षमताएं प्रभावित हुई, हालांकि उनकी इच्छाशक्ति पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। दूसरे महीने में जमे हुए भंडारण के शारीरिक दुष्प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गए। सामान्यतः इन्हें पूरी तरह से समाप्त होने में 3 से 4 महीने और लगते हैं, लेकिन इस महीने किए गए जबरदस्त व्यायामों ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। दैनिक प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप उनकी गति और सहनशक्ति में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ और वे शीर्ष 10 में स्थान बनाने में सफल रहे। तीसरे महीने के अंत तक प्रदर्शन के आधार पर वह पहले ही शीर्ष 3 में शामिल हो चुका था। उसकी इस अद्भुत प्रगति को बाकी सभी बच्चों ने देखा, खासकर मेसन और 2 अन्य लड़कों ने जो जूलियन के साथ उसी कमरे में रहते थे। उन्होंने उसे पागल गाय उपनाम दिया था।
कानून, दूसरा अध्याय, कानून की मानक भूमिका। शांत पुस्तकालय में डुरियन विधि अनुभाग की पुस्तकों के सामने खड़ा था। उसके हाथों में कानून की एक परिचयात्मक पुस्तक थी। तीसरे महीने की शुरुआत से ही वह प्रतिदिन 10 मिनट के लिए पुस्तकालय में आता था, जो कि वह अधिकतम समय था जो वह निकाल पाता था। डीन, तुम कानून वाले सेक्शन के सामने क्यों खड़े हो? मैंने शिक्षक से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज परीक्षा है। पिछले ज्ञान की अच्छी तरह से समीक्षा करो, नहीं तो तुम पास नहीं हो पाओगे और तुम्हें निकाल दिया जाएगा। भूविज्ञान वाले सेक्शन के बगल में किताबें पढ़ रहे एक अन्य बच्चे ने डुरियन से यह बात कही। डुरियन ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, चुप रहो। वह बुनियादी कानून की किताब पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करता रहा। एज बाय फ्यूचर एज 10 मिनट बीतने के बाद उसने किताब को धीरे से वापस शेल्फ में रख दिया। वह जड़ी बूटियों वाली किताबों की अलमारी की ओर मुड़ा और कुशलता से पौधे नाम की एक किताब निकाली। उसने जल्दी से पन्ने पलटकर समीक्षा की। कुछ जांच पड़ताल करने के बाद उसने किताब को वापस रख दिया और जाने के लिए मुड़ गया। डीन, मेसन झट से उसके पास पहुंचा और बोला, क्या आपको पता है कि आज की परीक्षा किस बारे में है? मुझे नहीं पता, डुरियन ने कहा। मुझे उम्मीद है कि वे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जांच नहीं करेंगे। मुझे अध्ययन करने का समय नहीं मिला है। मैकोन ने डुरियन की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, बाकी चीजों में तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आपको मौका मिले तो आप मेरी मदद कैसे करेंगे? डुरियन ने उस पर झल्लाते हुए कहा, कोई चालबाजी नहीं, धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। अरे छोड़ो भी, हम चुपके से कुछ जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। मेसन ने कड़वाहट से कहा, मैं बाहर नहीं होना चाहता। शिक्षक ने कहा है कि अगर हम बाहर हो गए तो हम गार्ड बनने की योग्यता खो देंगे। हमें कोर्स की फीस खुद भरनी होगी। मेरा परिवार इतना खर्च नहीं उठा सकता। डुरियन ने कंधे उठाते हुए कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता। दरअसल विशेष प्रशिक्षण के तीसरे दिन टोबू ने ये शब्द कहे थे, लेकिन डुरियन को लंबे समय से पता था कि प्रशिक्षण शिविर वास्तव में कबाड़ बीनने वालों को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि नाम से इसे गार्डों के चयन के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि अगर कुछ लोग बाहर भी हो जाते हैं तो भी उनमें से अधिकांश सिल्वा की विशाल दीवार के भीतर गार्ड के रूप में तैनात रहेंगे। टोबू की बातों के बारे में डुरियन को पूरा यकीन था कि यह महज एक अटकल थी। बेशक अन्य बच्चों के लिए यह निस्संदेह एक बुरी खबर थी। इन्हीं शब्दों के कारण अधिकांश बच्चे जो प्रशिक्षण छोड़ना चाहते थे उन्होंने भी दांत पीसकर कठोर प्रशिक्षण जारी रखा। कुछ ही देर में वे दोनों स्कूल के मैदान में आ गए। सभी बच्चे वहां इकट्ठा थे और चुपचाप बातें करते हुए आने वाली परीक्षा के बारे में अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर में टोबू ठीक समय पर आ गया। जैसे ही वह आया, सभी लोग व्यवस्थित ढंग से कतारों में खड़े हो गए। ये टोबू की लातों का दर्द खुद झेलने का नतीजा था। लेकिन टोबू अकेला नहीं आया था। उसके साथ 20 वर्ष की एक लंबी आकर्षक लड़की भी थी। उसका चेहरा परिपक्व और मोहक था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपना बचपना और भोलापन बहुत पहले ही खो दिया हो। दरअसल 10 साल के अधिकांश बच्चों को यौन शिक्षा के कुछ पहलुओं की जानकारी थी, क्योंकि इस दुनिया में शादी की कानूनी उम्र यही थी। आखिरकार विकिरण इतना हानिकारक होने के कारण अधिकांश लोगों के लिए 60 साल तक जीना आसान नहीं था। टोबू ने ठंडी मुस्कान के साथ धीमी और एक जैसी आवाज में कहा, 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप लोग मुश्किल से कचरा उठाने वाले गार्ड की बुनियादी योग्यता ही हासिल कर पाए हैं। आज से हर 6 महीने में हम एक अंतिम परीक्षा लेंगे। जो भी असफल होंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा। टोबू के बोलने के बाद सभी लोग तनाव में थे। डुरियन को भी एहसास हुआ कि यह परीक्षा केवल ज्ञान का आकलन नहीं है और जल्द ही टोबू के शब्दों ने उनके विचार की पुष्टि कर दी। यह मूल्यांकन बहुत सरल है। प्रशिक्षक क्रिस आपको एक ऐसी जगह भेजेंगे जहां आपको केवल 10 दिनों तक जीवित रहना होगा। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप प्रशिक्षण जारी रखने के योग्य हो जाएंगे। अंधकार का राजा सी 18 द डार्क किंग अध्याय 18 रेगिस्तान। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगले कुछ अध्यायों में क्या होने वाला है? तारांकन 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 10 दिन तक जीवित रहना। सभी बच्चे उलझन में थे। हालांकि टोबू ने इसे सरल बताया, लेकिन उसके साथ 3 महीने बिताने के बाद वे जान चुके थे कि सरल शब्द का उसका अर्थ असल अर्थ से बहुत दूर था। उन सभी ने परीक्षा को पेपर टेस्ट समझा था, लेकिन इस बात को लेकर चिंतित थे कि कौन सा विषय चुना जाएगा। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि इस बार यह एक व्यवहारिक परीक्षा होगी। स्पष्ट है कि 10 दिनों तक जीवित रहने के लिए आपको भोजन इकट्ठा करने वाली कक्षा के 4 पाठ्यक्रमों की सभी प्रारंभिक जानकारियों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कुछ ही समय बाद कुछ गणनाएं की गईं। जब तक पानी उपलब्ध है, शरीर 7 से 15 दिनों तक भूख हड़ताल सहन कर सकता है। यदि इच्छाशक्ति अत्यंत दृढ़ हो तो व्यक्ति 1 महीने तक बिना भोजन के रह सकता है। यानी बच्चों को केवल पानी का स्रोत ढूंढना होगा। व्यवहारिक परीक्षा पास करने की उम्मीद जगी। यदि उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत भोजन मिल जाए तो वह बिना किसी समस्या के 10 दिन तक जीवित रह सकता है। इस विचार से कई बच्चों का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। डुरियन ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। वह स्थिति को लेकर बहुत आशावादी नहीं था। अगर वह टोबू की कार्यशैली के बारे में कुछ भी जानता था तो वह यही था कि टोबू कभी भी इतने सरल आकलन से उनकी परीक्षा नहीं लेगा। बच्चों, मेरे साथ आओ। तभी टोबू के बगल में खड़ी क्रिस बोली, बहन तुम्हें एक मजेदार जगह ले जाएगी। मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें बहुत मजा आएगा। कुछ बड़े लड़कों ने उसकी बातें सुनी। उनकी आंखों में चमक आ गई। लाइन में लग जाओ। क्रिस मुस्कुराया और आगे आगे चलने लगा। सभी बच्चे एक लंबी कतार में क्रिस के नेतृत्व में स्कूल के मैदान में आए। मैदान के पास दर्जनों काली गाड़ियां खड़ी थीं। एक गाड़ी इतनी बड़ी थी कि उसमें 7 या 8 वयस्क आराम से बैठ सकते थे और लगभग 10 से 11 बच्चे अंदर बैठ सकते थे। गाड़ियों में बैठ जाओ। क्रिस मुस्कुराया। डुरियन ने उस युवक को देखा जो उसे उसके घर से लेने आया था। वह एक गाड़ी में कोचवान के रूप में बैठा था। डीन, इधर आओ। मेसन ने डुरियन का अभिवादन किया। डुरियन ने एक नजर डाली और अंदर चला गया। मेसन के अलावा डुरियन के साथ कमरे में रहने वाले अन्य 2 बच्चे भी गाड़ी में मौजूद थे। मेसन ने उन्हें परीक्षा में एक साथ भाग लेने और एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बुलाया था। जाहिर है, क्योंकि एक ही कमरे में रहने वाले लोग सबसे भरोसेमंद होते हैं। धत्तेरे की पर्दे तो यहीं से ले हुए हैं। मेसन ने बाहर देखने के लिए पर्दे उठाने की कोशिश की। डुरियन के दिल में एक बुरा एहसास घर कर गया। क्या परीक्षा स्थल उस विशाल दीवार के बाहर है? फ्यूचर आज लगभग 20 मिनट पहले जब गाड़ी स्कूल के मैदान से निकली थी, तब से डुरियन चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सब कुछ सुन और समझ रहा था। शुरुआत में उसे राहगीरों की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन धीरे-धीरे शोर कम होता गया। कुछ समय बाद डुरियन को घोड़ों के खुरों की आहट और पहियों की चरमराहट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ये सन्नाटा आधे घंटे तक बना रहा। गाड़ी की गति धीरे-धीरे कम होती गई और अंत में वह रुक गई। डुरियन ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। 28 मोड़ 3 बार थोड़ी देर के लिए रुकना। लिया जाने वाला मार्ग स्कूल के पश्चिम की ओर होना चाहिए। उसके दिमाग में बार-बार पहले महसूस की गई रेखा की याद आ रही थी। गाड़ी की गति बहुत तेज थी, इसलिए दाएं या बाएं मुड़ने का एहसास बहुत स्पष्ट था। अगर क्रिस को पता चल जाता कि डुरियन क्या सोच रहा है, तो वह दंग रह जाती। उसने जो किया वह करना मुश्किल नहीं था। अगर उसे पर्याप्त ध्यान दिया जाता तो इनमें से कोई भी बच्चा ऐसा कर सकता था। लेकिन गाड़ी में चढ़ने से लेकर खिड़कियों को बंद करने तक और साथ ही निकाले जाने की आशंका से पैदा हुए दबाव ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। बच्चों के मन में आशंकाएं और चिंताएं भरी हुई थी, इसलिए किसी ने भी छोटी-छोटी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना डुरियन ने दिया। इससे उसकी शांति का पता चलता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी, मन की शांति। गाड़ी का दरवाजा खोला गया। डुरियन तुरंत समझ गया कि यह उनकी जांच करने के लिए नहीं था, बल्कि वे अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच चुके थे। बच्चे उत्सुकतावश डिब्बों से नीचे उतर गए, क्योंकि वे उस जगह को लेकर उत्साहित थे जहां उन्हें अगले 10 दिनों तक रहना था। ये तो एक रेगिस्तान निकला। उनकी नजर जहां भी पड़ी, हर जगह रेत ही रेत थी। क्या रेगिस्तान में 10 दिन तक जीवित रह सकते हैं? सभी बच्चे खून की उल्टी करना चाहते थे। डडियन ने संतहीन गर्म रेगिस्तान को देखने के लिए गाड़ी से कूद गया। वह गहरी आह भरे बिना नहीं रह सका। सच में, अगर टोबू ने सरल कहा था तो यह इतना सरल कभी नहीं हो सकता। बच्चों, क्रिस ने अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए ताली बजाई, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर गया। अगले 10 दिन आप यहीं रहेंगे। अगर आप और बर्दाश्त नहीं कर पाए तो जमीन पर एक एक्स का निशान बना देना और आपको बचा लिया जाएगा। बेशक, बचाव का मतलब है बाहर निकालना। इसी तरह विशेष प्रशिक्षण का खर्च आपके परिवार को उठाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपको अंदाजा है कि खर्च कितना होगा। अगर आप अपने घर बर्बाद नहीं करना चाहते तो जो करना पड़े वो करो और जिंदा रहो। वही पल के लिए रुकी, कुछ देर पल के झपकाई और बोली, आपको शुभकामनाएं।
वैसे ये पहली परीक्षा है और सबसे आसान भी। फिर वह लगभग 3 मीटर ऊंचे एक काले घोड़े पर कूदने के लिए मुड़ी। डुडियन ने इस तरह का घोड़ा पहले भी देखा था। ये वही घोड़ा था जिसका इस्तेमाल फर्नांडो ने किया था। जाहिर है ये क्रिस की शिकारी के रूप में पहचान को भी दर्शाता था। डुडियन ने क्रिस को घूरते हुए अपनी आंखें से कुड़ी, जिसने घोड़े को चाबुक मारा और चला गया। बाकी गाड़ियां भी उसी दिशा में मुड़ गईं, उसी क्रम में बाईं ओर चली गईं। धीरे-धीरे वे क्षितिज में ओझल हो गईं। कुछ समय के लिए इस विशाल रेगिस्तान में केवल 300 से अधिक बच्चे ही मौजूद थे। क्या जीने का यही तरीका है? ये तो हत्या है। मुझे पता था कि यह इतना आसान नहीं होने वाला है। बच्चों का गुस्सा सीधे क्रिस पर था, जो गाड़ी को लेकर दूर चला गया था। देवियों और सज्जनों, एक हृष्ट-पुष्ट लंबे बच्चे ने जोर से पुकारा, हमें एकजुट होना होगा। सबसे पहले हमें पानी खोजना होगा। जब तक हमें पानी का स्रोत मिल जाएगा, हम जीवित रह सकते हैं। एकता में ही शक्ति है। जो बच्चे उसकी बातें सुनते थे, उनमें से किसी ने शिकायत नहीं की। कुछ ने उसकी बातों पर ध्यान दिया, जबकि कुछ अन्य अगले 10 दिनों तक जीवित रहने का तरीका सोचने लगे। उन्होंने पिछले 3 महीनों में अर्जित ज्ञान पर गौर करना शुरू कर दिया। सभी ने टोबू से सलाह न मांगना सीख लिया था, क्योंकि वे मुंह से पूछते थे, लेकिन टोबू मुंह से जवाब देता था। यह एक तरह का मानसिक प्रशिक्षण भी था। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना था जो ऐसी परिस्थितियों में स्वयं आलोचनात्मक रूप से सोच सकें। डीन, चलो उनके साथ चलते हैं, मेसन ने डुडियन से कहा। पहले दिन से ही मेसन और कमरे में मौजूद अन्य बच्चे डुडियन की राय जानने के आदी थे। उनके कमरे में भले ही मेसन सबसे आकर्षक था, लेकिन सबसे प्रतिष्ठित निस्संदेह डुडियन ही था। नहीं, हम चारों मिलकर एक टीम बनाएंगे। डुडियन ने असहमति जताते हुए सिर हिलाया। मैं कौन स्तब्ध रह गया। क्यों? बाकी दोनों बच्चे भी हैरान थे। यह एक अटल सत्य था कि अगर वे सबके साथ मिलकर काम करें तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। पाठ्यक्रम का विषय भी इसी मुहावरे पर आधारित था, कठिन परिस्थितियों में एकजुट रहने से जीवित रहने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने तुरंत डुडियन से पूछताछ नहीं की। पानी आसानी से मिल जाता है, लेकिन यह मत भूलिए कि हम रेगिस्तान में हैं, जंगल या दलदल में नहीं। भले ही हमें पानी आसानी से मिल जाए, वह सीमित मात्रा में ही होगा। वह कुछ लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही काफी होगा और अंततः जिस एकता की आप बात कर रहे हैं, वह संसाधनों के असमान वितरण के कारण बिखर जाएगी, डुडियन ने सीधे तौर पर कहा। मैं कौन और बाकी दोनों बच्चे तुरंत जाग गए। चलो चलते हैं, हमने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है। डुडियन ने चारों ओर देखा, एक दिशा चुनी और वहां से निकल गया। अंधकार का राजा सी 19 अंधकार का राजा अध्याय 19 खतरा। हर कहानी के भीतर एक और कहानी छिपी होती है। तारांकन 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 मेसन और बाकी दो बच्चे एक साथ तुरंत डुडियन के साथ चलने की कोशिश करने लगे। डुडियन की छोटी टीम को छोड़कर 2 या 3 मध्यम आकार की टीमें थीं। बाकी बच्चे झिझक रहे थे, मानो भीड़ की मानसिकता का अनुसरण करते हुए उनमें से अधिकांश ने एक बड़ी टीम बना ली। 300 से अधिक लोगों को एक कॉलोनी जैसी टीम में संगठित किया गया, जो धीरे-धीरे रेगिस्तान में फैल गई। हम वहां क्यों जा रहे हैं? हम तो सूरज की ओर चल रहे हैं। मेसन ने धूप से अपना चेहरा बचाने के लिए हाथ उठाया। अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था, लेकिन गर्मी के कारण उसका शरीर लगातार पसीने से भीग रहा था। लगता है हम कम से कम सूरज की दिशा में तो हैं, भूरे बालों वाले एक और बच्चे ने कहा। उसका नाम शाम था। वह मेसन और डुडियन के साथ कमरे में रहने वाले 4 बच्चों में से एक था। उसका स्वभाव भले ही नीरस था, लेकिन वह एक मेहनती बच्चा था। डुडियन के अलावा वही अकेला था जो अपना बिस्तर ठीक से लगाता था। अगर प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए भी आना हो तो हमें इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। मेसन मुस्कुराया। डुडियन ने फुसफुसाते हुए कहा, रेगिस्तानी जलवायु में दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। भले ही अभी ब्लैक डेथ का मौसम चल रहा है और इस मौसम में तापमान अपने चरम पर होता है, लेकिन शाम होते होते तापमान ब्लैक स्नो के मौसम के बराबर गिर जाता है। इसलिए हमें जितना हो सके पश्चिम की ओर जाना चाहिए, क्योंकि शाम को वही सबसे गर्म जगह होगी। 3 लोगों ने डुडियन की गंभीर व्याख्या सुनी। मेसन ने कड़वे स्वर में कहा, अगर हम पूरब की ओर जाते तो हम धूप और गर्मी से बच सकते थे, और अगर हमें पानी का स्रोत नहीं भी मिलता तो भी हमें नुकसान से ज्यादा फायदा ही होता। और रात में इंसुलेशन की समस्या को ध्यान में रखते हुए आपको कैसे पता कि रात में तापमान गिरेगा? मेरे पैर जल रहे हैं, जैसे उनमें आग लग गई हो। भला तापमान कैसे कम होगा? शाम और जैक नाम का दूसरा बच्चा भी बहुत उत्सुक थे। अभी इतनी गर्मी थी तो रात में ठंड कैसे हो सकती है? अंधेरा होते ही तुम्हें पता चल जाएगा। डुडियन ने रेत के ऊष्मा अवशोषित करने और ऊष्मा निकास करने के प्रभावों के बारे में नहीं बताया। शिविर में पढ़ाई के दौरान इस तरह का ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए इसके बारे में बात करने से संदेह होना लाजमी था। और ऊष्माशोषी शीतलन की अवधारणा अगर उन्हें बताई भी जाती तो भी वे उसे समझ नहीं पाते। पानी तो जरूर मिल जाएगा, हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल भी बीमार न पड़ें। डुडियन ने गंभीरता से मेसन, जैक और शाम को चेतावनी दी। डुडियन के पानी के बारे में दिए गए आश्वस्त शब्दों को सुनकर जैक, शाम और मेसन कुछ हद तक हैरान रह गए। हालांकि उन्होंने उससे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन वे बहुत उत्सुक थे कि वह इस रेतीले रेगिस्तान में पानी कैसे खोजेगा। आखिर उसे इतना यकीन और आत्मविश्वास कहां से आता है? कुछ ही देर में डुडियन की टीम बाकी टीमों से ओझल हो गई। उन्हें चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान में फैली रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। यह नजारा देखकर वे घबरा गए। टीम के साथियों के पास बस एक ही सहारा था, डुडियन के फैसले पर भरोसा बनाए रखना। उन्होंने कैंप में ट्रेनिंग के दौरान कभी उन्हें निराश नहीं किया था, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि रेगिस्तान में भी उनका फैसला सही साबित होगा। क्या तुम्हें वह हिस्सा याद है जब उन्होंने हमें रेगिस्तान में पानी ढूंढना सिखाया था? डुडियन रुक गया और चारों ओर देखने लगा। मुझे याद है, हमें पहले छायादार रेत की तलाश करनी पड़ती थी और फिर पानी मिलने तक खुदाई करनी पड़ती थी, मेसन ने कहा। डुडियन ने हाथ उठाकर सामने की ओर इशारा किया। वहां रेत की एक पहाड़ी थी। जिस तरफ वह इशारा कर रहा था, पहाड़ी के कोण के कारण वह हिस्सा धूप से सुरक्षित था। सुबह जब सूरज पूरब से उगता था, तब भी उस हिस्से पर सूरज की किरणें नहीं पड़ती थीं। दोपहर में ही सूरज की किरणें रेत को भेद पाती थीं, लेकिन बहुत कम समय के लिए। चलो वहां चलते हैं। वह आगे बढ़ा। जैसे ही वे पहाड़ी पर पहुंचे, डुडियन ने रेत को छुआ। वह बहुत ठंडी थी। मेसन, जैक और शाम ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे खुदाई करने की तैयारी में नीचे बैठ गए। डुडियन ने हाथ हिलाते हुए कहा, पहले अपने हाथों पर कपड़े लपेट लो ताकि पत्थरों से खरोंच न लगे। फिर उसने कपड़ा फाड़ा और अपने हाथों पर लपेट लिया और खोदना शुरू करने के लिए नीचे बैठ गया। मेसन हंसते हुए बोला, हम खुशकिस्मत हैं कि आप इतने विचारशील हैं। उनमें से 3 ने अपने कपड़े फाड़ दिए, अपने हाथों को ढक लिया और खोदना शुरू कर दिया। ये ध्यान देने योग्य है कि 3 महीने के सहनशक्ति प्रशिक्षण ने उनमें से 4 की शारीरिक शक्ति में काफी सुधार किया था। वे चिलचिलाती धूप में 4-5 मील पैदल चले थे, फिर भी उनमें खुदाई करने की ऊर्जा बची थी। हालांकि यह एक तरह का जोखिम भी था, क्योंकि अगर खुदाई के बाद उन्हें पानी नहीं मिलता तो वे पानी की तलाश के लिए अगली संभावित जगह तक पहुंचने के लिए अपने शरीर को सहारा नहीं दे पाते। नतीजतन डुडियन भी घबरा गया, खासकर आधा मीटर की गहराई तक खुदाई करने के बाद भी उन्हें नम रेत ही मिल रही थी। चलो यहीं रुकते हैं, हमें अगली जगह चलना चाहिए। डुडियन ने दृढ़ता से रुकते हुए कहा। अगर इस चरण में 3-4 मीटर तक खुदाई करने पर भी उन्हें गीली रेत नहीं मिली तो पानी न मिलने की संभावना बहुत अधिक थी। हमने इतना कुछ कर लिया है तो अब हार क्यों माने? मेसन ने पूछा। डुडियन ने उदास चेहरे से जवाब दिया, अब हम जुआ खेलकर जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते। मेरे पीछे आओ, चलो चलते हैं। इतना कहकर वह मुड़ा और आगे बढ़ने लगा। मेसन और जैक संशय में थे। वे आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। शाम खड़ा हुआ और बोला, चलो चलते हैं। डीन ने जो कहा वो सही था। अब हम शर्त नहीं लगा सकते। फिर वह डुडियन की गति से चलने लगा। मेसन और जैक ने आह भरी। उन्होंने अपने घुटनों से रेत हटाने के लिए अपने हाथों को घुटनों पर हिलाया। अब जब ईश्वर आपके लिए एक दरवाजा बंद कर देता है तो वह दूसरा दरवाजा नहीं खोलेगा, बल्कि आपके लिए कुत्ते को छोड़ देगा। अचानक जैक जोर से चिल्लाया, आधा मीटर ऊंचा उछला और डुडियन की ओर दौड़ पड़ा। डुडियन और शाम मेसन और जैक की ओर मुड़े। अचानक उन्होंने देखा कि 2 मीटर लंबा एक सांप रेत से बाहर निकल रहा है। उसकी त्वचा भूरे रंग की थी और उस पर मौजूद शल्क चमकते सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। उन सभी को बार-बार ठंडक का एहसास हुआ। भागो! डुडियन सबसे पहले संभला। वह जोर से दहाड़ा, मुड़ा और भाग गया। टीम के बाकी सदस्यों ने भी उनके साथ चलने की कोशिश की। मेसन घबरा गया और उसके पैर लड़खड़ा गए। धड़ाम की आवाज गूंजी और वह रेत पर जा गिरा। डुडियन आगे दौड़ रहा था, लेकिन आवाज सुनकर वह पीछे मुड़े बिना नहीं रह सका।
उसने मेसन को जमीन पर पड़ा देखा और उसके और सांप के बीच 10 मीटर से कुछ ज्यादा की दूरी थी। सांप अपने शरीर को ऐसे मरोड़ रहा था मानो रेगिस्तान की रेत पर तैर रहा हो। स्थिति गंभीर हो गई, वह मेसन की ओर मुड़ा और उसकी ओर दौड़ पड़ा। शाम और जैक एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने मेसन को गिरते हुए भी देखा। उन्होंने सांप के शरीर को मरोड़ते हुए देखा और उनके चेहरे बेहद भयावह हो गए और वे झिझकने लगे। इस समय जूलियन मेसन के सामने दौड़कर आया, उसका हाथ पकड़ा और गुर्राते हुए बोला, खड़े हो जाओ। मेसन ने सहारा लेकर ऊपर चढ़कर पीछे देखा। उसके और सांप के बीच 2-3 मीटर की दूरी थी। अगर सांप कूदता तो वह उस पर झपट्टा मार सकता था। मेसन बहुत डरा हुआ था, इसलिए वह जल्दी से वापस लौट आया। अचानक सांप मेसन की ओर कूदा। उसने अपना मुंह खोला और 2 नुकीले दांत दिखाए। अंधकार का राजा सीबीज द डार्क किंग अध्याय 20 रसायन बनाने वाला यहाँ विज्ञापन दिखाए जाएंगे। कृपया अपने एडब्लॉक को बंद कर दें। धन्यवाद। इसके अलावा जैसा कि मैंने पिछली पोस्ट में लिखा था, इस उपन्यास में हमेशा कथानक के भीतर एक और कथानक होता है। तारांकन 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 शिक्षण एक दूसरा छाया मेसन के पास से गुजरी और सांप को रेत पर गिरा दिया। भागो, जूलियन गुर्राया। मैं कौन होश में आया और जल्दी से भाग गया। जूलियन ने उस सांप को देखा जो उसकी ओर अपना शरीर घुमाने लगा था। वह जितनी जल्दी हो सके भागने के लिए मुड़ा। उसकी जैकेट उसके हाथ पर कसकर लिपटी हुई थी। जैकेट की मदद से ही उसने सांप को नीचे गिरा दिया था, जिससे उसका हाथ सांप के काटने से बच गया था। मेरा अनुमान है कि यह मेसन के पास से गुजरते समय निकलने वाली आवाज है। जूलियन ने जल्दी ही मेसन को पीछे छोड़ दिया और सबसे आगे निकल गया। सहनशक्ति प्रशिक्षण में उसके परिणाम उसके साथियों की तुलना में सबसे अच्छे थे। कुछ 100 मीटर दौड़ने के बाद जूलियन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मेसन और बाकी लोग उसके साथ साथ चल रहे थे। सांप का कोई निशान नहीं था। उसे समझ जाना चाहिए था कि शिकार में नाकाम रहने पर उसने इतनी जल्दी हार मान ली। आखिरकार ऐसे कठोर वातावरण में जानवर भी शिकार करते समय ऊर्जा की अनावश्यक खपत से बचने की कोशिश करते हैं। जूलियन ने राहत की सांस ली और कहा, भागना बंद करो। ये हमारा पीछा करने के लिए रुका था। मेसन, जैक और शाम ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सांप ने उनका पीछा करना छोड़ दिया था। अगले ही पल उन्हें बहुत थकान महसूस हुई। उनका गला सूख गया। उन्हें प्यास लगी थी और मौसम बेहद गर्म था। मुझे डर लग गया, जैक ने अपनी छाती पर हाथ फेरते हुए कहा। उसके मन में अभी भी डर का भाव था। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं बहुत थक गया हूं। शाम होते हुए तेजी से सांस लेने लगा। मेसन ने उन दोनों की बातें सुनी और अचानक डुरियन की ओर देखा। उसने डुरियन को हल्का सा सिर हिलाकर कहा, डीन, इस बार तुमने मेरी जान बचाई आखिर। कुछ मत बोलो। डुरियन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अपनी ऊर्जा बचाओ। जैक, शाम, हम रुकने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि सांप रेत के नीचे रेंगते हुए हमारा पीछा कर ले। हमें नहीं पता कि हम उसके शिकार क्षेत्र से बाहर निकल गए हैं या नहीं। इसके अलावा रात भी हो रही है। हमें जल्द से जल्द पानी ढूंढना होगा, नहीं तो आज रात गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वह आगे आगे चलने लगा। मैकॉन ने जैक और शाम की ओर देखा। उसने नापसंदगी जताते हुए अपना सिर दाएं बाएं घुमाया और डुरियन के पीछे चल दिया। जैक और शाम एक दूसरे को देखते हैं। पिछली स्थिति में हुई झिझक को याद करते हुए वे बिना कुछ कहे सिर झुकाकर डुरियन के पीछे चल दिए। डुरियन और उसके साथी पश्चिम दिशा में चलते रहे। रास्ते भर उन्हें सिर्फ रेत और सूखे ढेले ही दिखाई दिए। डुरियन को छोड़कर बाकी तीनों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या वे दूसरी दिशा में जाने पर पानी ढूंढ पाएंगे। हालांकि डुरियन के आग्रह पर उन्होंने दिशा नहीं बदली। शाम होते होते वे कछुए से भी धीमी गति से चलने लगे थे। उनके शरीर पसीने से भीगे हुए थे, वे थके हुए थे और उनके चेहरे धूप से लाल हो गए थे। मिल गया, डुरियन की आवाज गूंजी। मेसन, जैक और शाम के चेहरे मुर्दे की तरह सुनना पड़ गए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने डुरियन की आवाज सुनी, उनकी सूखी आंखों में आशा की किरण फूट पड़ी। कहां? मेसन ने जल्दी से पूछा। डुरियन ने अपना हाथ उठाया और तर्जनी उंगली से इशारा किया। सामने एक छोटी सी ढलान थी। ढलान से थोड़ी दूर पर सूखी हरी घास और कैक्टस थे, जो रेगिस्तान में आमतौर पर पाए जाने वाले पौधे थे। पौधे, पौधे, उनमें से कुछ ने उत्साह से चिल्लाया। डुरियन के चेहरे पर भी मुस्कान झलक रही थी। उसने कहा, अगर पौधा है तो पानी भी जरूर होगा। वे सभी एक साथ पौधों की ओर बढ़े, लेकिन डुरियन ने उन्हें चेतावनी दी, सावधान रहो, यहाँ कुछ छिपा हो सकता है। मेसन और बाकी 2 लोग घबराकर इधर-उधर देखने लगे। कुछ ही देर में डुरियन ने हरी घास के नीचे की नम रेत खोदना शुरू कर दिया। 1 मीटर रेत खोदने के बाद आखिरकार उन्हें पानी दिखाई दिया। पानी बहुत कम था और रेत के साथ मिला हुआ था। ये गंदा है, हम इसे कैसे पी सकते हैं? मैकॉन और बाकी दोनों अचंभित रह गए। डुरियन कुछ नहीं बोला। उसने वह जैकेट जमीन पर रख दी जिससे उसने पहले सांप को मारा था। उसने दोनों हाथों से रेत मिले पानी को जैकेट में भर लिया। फिर वह जैकेट को जोर-जोर से मरोड़ने लगा। उसे पता था कि जैकेट ऊन की बनी है, इसलिए उसने पानी छानने के लिए उसका इस्तेमाल किया। जैसे-जैसे वह जैकेट को कसता गया, साफ पानी नीचे बहने लगा। वे दिन भर प्यासे रहे। ये साधारण छना हुआ पानी उनके लिए स्वर्ग के अमृत के समान स्वादिष्ट था। उसने कुछ घूंट पिए। डुरियन ने पीना जारी नहीं रखा, बल्कि पानी से अपने होंठ चाटे और फिर उठकर बोला, बहुत ज्यादा मत पियो। शरीर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना ठीक है। मेसन और अन्य 2 बच्चों की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। ये घास खाई जा सकती है। डुरियन ने हरी घास उखाड़ी। उसने गीली मिट्टी से घास की जड़ों को मसला, फिर उन्हें तोड़ दिया। उसमें से कोई रस नहीं निकला, इसलिए उसने तुरंत उसे काटकर धीरे-धीरे चबाया। घास की जड़ों से हल्की मीठी महक उसके मुंह में फैल गई। ये थोड़ा सा कड़ा था, लेकिन उसने ध्यान से चबाया और फिर निगल लिया। बाकी तीनों ने डुरियन को देखा और घास तोड़कर उसे खाने लगे। कितना कड़वा, खाना खाना बहुत मुश्किल है। जैक और शाम को घास का स्वाद पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे चबाकर निगल लिया। डुरियन ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, आज रात हमें यहीं सोना चाहिए। रात भर आग जलाने के लिए हमें कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करनी चाहिए। वैसे हम में से किसी एक को रात भर ड्यूटी पर रहना चाहिए। चलो अभी उस व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं जिसे आज रात ड्यूटी पर रहना है, ताकि वह भी सो सके। आज रात मैं ड्यूटी पर रहूंगा, मैकॉन ने कहा। अगर आप सो गए तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। डुरियन ने सिर हिलाते हुए कहा, तो तुम लोग जाकर आराम करो। जैक, सूखी लकड़ी ले आओ। शाम, मेरे साथ आओ और एक आश्रय बनाओ। कुछ पत्थर भी ले आओ। उसके इस इंतजाम के साथ ही वे सभी अपने अपने कामों में जुट गए। रेगिस्तान के बाहर एक अकेला पब था। रेगिस्तान के कटाव के कारण पब आधा टूटा हुआ था। दरवाजों और खिड़कियों की बार-बार लकड़ी से मरम्मत की गई थी। इस समय पब में एक पुरुष और एक महिला बैठे हुए थे और ठंडी गेहूं की बियर पी रहे थे। 360 लोगों का आकलन किया जाना है। आज रात कितने लोग जीवित रह पाएंगे? क्रिस ने लकड़ी के प्यालों के अंदर जमी बर्फ को धीरे-धीरे हिलाते हुए पूछा। टोबू ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल आपकी सोच से कहीं ज्यादा। क्या सच में? क्रिस ने शरारती अंदाज में अपनी भौहें उठाई। शर्त लगाना चाहते हो? क्या हम जुआ खेल रहे हैं? टोबू ने दिलचस्पी दिखाई। क्रिस ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, 10 दिन बाद कितने लोग रुक सकते हैं? मेरा अनुमान है कि 200 बच्चे। टोबू मुस्कुराया और बोला, मैं 300 छात्रों की शर्त लगाता हूं। ओह, क्रिस ने उसे तिरछी नजरों से देखा। लगता है आपको अपने छात्रों पर पूरा भरोसा है। लेकिन इस बार आप हार जाएंगे। टोबू ने कप से बियर की एक घूंट ली और पूछा, ऐसा क्यों? हाँ, क्रिस ने अपने होठों को हाथ से ढकते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? 10 साल पहले ये रेगिस्तान रेयान परिवार का इलाका था। ये व्यावसायिक क्षेत्र के 6 सबसे समृद्ध परिवारों में से एक था। दुर्भाग्य से एक दुष्ट रसायनज्ञ ने उन्हें नष्ट कर दिया। बात यह है कि न केवल परिवार नष्ट हुआ, बल्कि उस रसायनज्ञ की बुरी शक्तियों ने उनके इलाकों को भी रेगिस्तान में बदल दिया। मुझे पता है, ये 10 साल पहले की बात है, क्योंकि मैं वहां मौजूद था। टोबू ने कहा। क्रिस खिलखिलाकर हंसी और बोली, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि पवित्र चर्च द्वारा मारे गए उस दुष्ट रसायन शास्त्री ने इस शापित रेगिस्तान में कुछ चीजें छोड़ी थी। अब कुछ अन्य दुष्ट रसायन शास्त्री चुपचाप यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। बात यह है कि पवित्र चर्च उनकी चालों को समझ चुका है और सब कुछ जानता है। टोबू के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। तुम्हारा मतलब क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। पवित्र चर्च यहाँ छिपे उन दुष्ट रसायन शास्त्रियों का सफाया करने के लिए तैयार है। लेकिन समस्या यह है कि वे बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। अगर चर्च किसी बहादुर योद्धा को भेजता है तो शक पैदा हो जाएगा। इसलिए उन चूहों को उनके घोंसलों से बाहर निकालने के लिए एक और योजना बनाई गई।
जानबूझकर सफाईकर्मियों की जांच का केंद्र यहां स्थानांतरित किया गया है। इन बच्चों को चारा बनाकर उन्हें बाहर निकाला जाएगा और मुझे विश्वास है कि वे रसायन शास्त्री इस चाल में फंस जाएंगे क्योंकि वे अपने सामने आए इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। क्रिस ने